स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में आज हम पढ़ने वाले हैं महान्यायवादी के बारे में। इंग्लिश में हम इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है। A to Z सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगी और यहाँ पर हम इससे रिलेटेड 20 से भी ज़्यादा MCQs कवर करेंगे। SSC, UPSC, RRB, IAS, बैंक हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड MCQs पूछे गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे तो मैं रेगुलर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रही हूं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर करके रखा है। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें जो भाग 5वां है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं हम इसको पार्ट में पढ़ रहे हैं ताकि हमें आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो जो भाग 5वां है बच्चों, ये भी 5 अध्याय में बटा हुआ है। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं हम पहला अध्याय कवर कर रहे हैं अभी, है ना। भाग जो 5वां है इसको हम हिंदी में संघ कहते हैं और इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। तो देखिए, जो पहला अध्याय है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं और कार्यपालिका के ये अंग हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, जिसका प्रधान है प्रधानमंत्री। ठीक है, यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है महान्यायवादी, जिसके बारे में प्रावधान दिया हुआ अनुच्छेद 76 में। तो बच्चों सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद। कार्यपालिका समझिए, कार्यपालिका क्या होती है। देखिए, हमारे देश में जो शासन चल रहा है वो 3 जो इकाइयां हैं उनके द्वारा चल रहा है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये सब मिलकर ही हमारे देश में शासन कर रही है। कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, कानून बनाती है, उसको लागू कौन करती है? कार्यपालिका करती है। ठीक है बच्चों, और न्यायपालिका आपको पता है, न्यायपालिका में क्या होता है? वहाँ पर न्याय मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना, ये मिलकर अच्छा तालमेल बना रही हैं और इनके योगदान से ही आज हमारे देश में हम सब सुरक्षित हैं और अच्छे से रहते हैं। ठीक है, जितने भी कानून वगैरह बनते हैं उस सब को लागू करने का कार्य ही कार्यपालिका का होता है। विधायिका विधि बनाती है, विधेयक बनाती है, कानून बनाती है। ठीक है, न्यायपालिका क्या करती है? कोई इसका उल्लंघन करता है या फिर उसके विरुद्ध जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करती है? दंडित करती है। ठीक है, न्यायपालिका का ये कार्य है। समझ गए आप? तीनों से मिलकर ही हमारे देश में शासन चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप सभी लोगों के। जैसे संसद है, आप जानते हैं संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये अंग है संसद के। ठीक है, संसद के अगर सदन की बात करें तो वो है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये सदन है, ये मिलाकर अंग है। ठीक है, ये तीनों अंग कहलाते हैं, बाकी सदन सिर्फ ये 2 हैं। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं जो राष्ट्रपति जी, जिनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन उसका प्रयोग ये अकेले नहीं कर सकते जब तक इन्हें सलाह ना दे। सलाह देने के लिए यहाँ पर मंत्री परिषद बनाई गई है, जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्री परिषद क्या करती है? सलाह देती है राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी फिर जो भी उनके पावर्स हैं उनका प्रयोग करती हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कानून को लागू करती है, कौन करती है? कानून को लागू करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं और ये जो राज्यसभा है इनके जो सभापति हैं वो है उपराष्ट्रपति, वो प्लस ये प्रधानमंत्री, ये तीनों मिलके कानून को लागू करते हैं। तो जो अब कानून लागू किया है तो उस विधि का भी एक अधिकारी बनाना होता है, तो वो अधिकारी होता है महान्यायवादी। वापिस से समझिएगा, जैसे कि आप जानते हैं विधायिका विधि बनाती है, कानून बनाती है और जो उसे लागू करती है वो करती है कार्यपालिका। तो उस कार्यपालिका में राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा का जो सभापति है वो होता है उपराष्ट्रपति, वो और ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये तीनों मिलकर इस कानून को लागू करते हैं। ठीक है, तो जो कानून लागू कर रहे हैं, जो विधि लागू कर रहे हैं, तो उसका भी एक अधिकारी बनाया जाता है, तो वो अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। ठीक है, विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। समझ गए? जैसे कि प्रधानमंत्री जी के पास
उनकी मंत्री परिषद है जो इनको सलाह मशवरा देती है। उसी तरह है ना, राष्ट्रपति जी को सलाह मशवरा देने के लिए मंत्री परिषद है और इसका प्रधान है प्रधानमंत्री। ठीक उसी तरह से जो विधि का जो अधिकारी है महान्यायवादी, इनके भी अंडर में आते हैं सलाह मशवरा करने के लिए, जिसे हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल, तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ठीक है, एक सॉलिसिटर जनरल होता है और 2 और अतिरिक्त भी सॉलिसिटर जनरल इनके लिए होते हैं, महान्यायवादी को जो सलाह मशवरा दे सके। ठीक है, समझ गए आप। ये राष्ट्रपति जी के सलाहकार हैं दोनों, एक तरफ से आप समझ जाइएगा, ये कानूनी सलाहकार है। ठीक है, ये विधि के तौर पर सलाहकार है और बाकी जो एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, है ना, कानून को लागू करने से रिलेटेड जो पावर्स हैं उसके लिए प्रधानमंत्री सलाहकार होते हैं। समझ गए आप ये चीज़ें, और कंसेप्ट क्लियर करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। ये राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, और ये हैं इनके सलाहकार महान्यायवादी जो विधि के अधिकारी हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये सरकार के कानूनी वकील हैं। ठीक है, क्या है, सरकार के कानूनी वकील हैं। और ये जो प्रधानमंत्री हैं, जो भी कार्यपालिका की जितनी भी पावर्स हैं वो शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति जी में, लेकिन उसको प्रयोग करने का जो अधिकार होता है उनके पास तभी होता है जब उन्हें मंत्रिमंडल मंत्री परिषद द्वारा जो सलाह मिलती है उसके आधार पर करे तभी। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री जी हैं ये भी सलाहकार हैं इनके, और महान्यायवादी ये भी सलाहकार हैं, बस एक कानूनी तौर पर विधि के लिए सलाहकार हैं। और बाकी जो भी इनके पास पावर वगैरह है, राष्ट्रपति जी के पास नियुक्ति किसकी क्या करनी है, उन सबको लेकर ये जो अलग से जो नियुक्ति संबंधी या फिर जो शक्तियां अलग से होती हैं उनके सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री हैं। आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए और समझते हैं वर्ड टू वर्ड। अब भारत का महान्यायवादी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है, उच्चतम जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर ये सरकार का प्रमुख वकील है। क्या है, वकील है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कार्यपालिका कोई कानून को क्या करती है, लागू करती है। ठीक है, विधि लागू करती है, तो अगर उसको कोई चुनौती देता है या फिर उससे रिलेटेड जो भी सवाल जवाब जो होते हैं, ठीक है, तो उसकी बात रखने के लिए कौन है, ये वकील है, वही है महान्यायवादी। ठीक है, तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी है, कानूनी सलाहकार भी है और ये वकील भी है। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील है। समझ गए आप। ये अभी 15वें नंबर का वकील चल रहा है, प्रमुख वकील सरकार का, जो है महान्यायवादी, जिनका नाम है के वेणुगोपाल। ठीक है, जो बने थे 30 जून 2017 को बने थे और अभी तक हैं। ठीक है, के वेणुगोपाल, याद रखिएगा। और ये 15वें नंबर पे हैं। अनुच्छेद 76 क्या कहता है, वर्ड टू वर्ड समझ लेते हैं बच्चों। भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी जो एक तरह से भारत सरकार का क्या है, वकील है। ठीक है, कहाँ पर, उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ठीक है, अहिर्त मतलब कि योग्यताएं, डिजर्विंग। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो डिजर्व करता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान को भारत का न्यायवादी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय का अगर न्यायाधीश बनना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, समझ लीजिए। सबसे पहली बात, अगर कोई भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल तक, है ना, एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, 5 साल का न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, कहीं उच्चतम न्यायालय में, कहीं हाई कोर्ट में अगर वो न्यायाधीश रहा है 5 साल तक, या फिर 10 साल तक वो वकील बन के रहा हो। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में 10 साल का एक्सपीरियंस वकील के तौर पर हो जाए, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस एक न्यायाधीश के तौर पर उसका उच्च न्यायालय में होना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय बच्चों हाई कोर्ट होता है और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है। तो वही इंसान को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अगर ऐसी योग्यताएं कोई रखता है तो उसको क्या महान्यायवादी बनाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति महान्यायवादी ऐसे ही व्यक्ति को बनाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनुच्छेद 76 का सेकंड, कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को
विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधेयक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, ठीक है, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों, ठीक है। सिंपल सा इसका यही मतलब है कि विधि संबंधी जो भी विषय रहते हैं उस पर सलाह दे, क्या दे, सलाह दे, और जो उसके कर्तव्य हो सकते हैं उनका पालन वो करें, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 76 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। मतलब कि भारत में कहीं पर भी कोई भी न्यायालय हो वहाँ पर ये सुनवाई का इसको अधिकार होता है महान्यायवादी को, ठीक है, जो भी इसके कर्तव्य है ना उसके पालन के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है अनुच्छेद 76 का फोर्थ कि महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, ठीक है। पारिश्रमिक मतलब होता है पैसा, ठीक है, जो भी वो कार्य कर रहा है तो उसको धन भी मिलेगा। तो क्या सैलरी होनी चाहिए ये डिसाइड करता है राष्ट्रपति, ठीक है। कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि इसकी क्या सैलरी होनी चाहिए, कोई डिजिट में नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि क्योंकि राष्ट्रपति जी इसको नियुक्त करते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के कहने पर ही प्रसाद पर्यंत पद मतलब कि राष्ट्रपति जी जब तक चाहे तब तक महान्यायवादी को उस पद पर बनाए रख सकते हैं और उसको अपने हिसाब से ही उनकी कोई जो सैलरी है उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति जी खुद चुन रहे हैं ना इनको, ताकि इन जो विधि जो बनते हैं उसका जो सलाहकार ये बन रहा है तो और उसका पद भी निर्धारित कर रहे हैं, समय जो सीमा है उसके पद की जो निर्धारित कर रहे हैं वो भी राष्ट्रपति जी के हाथ में है, तो उनको क्या सैलरी मिलनी चाहिए ये भी राष्ट्रपति जी के हाथ में है, ठीक है। समझ गए, बस यही है इसमें समझने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा एक दो बातें कि भारत में महान्यायवादी का जो पद है वो स्वतंत्र है, ठीक है, ये अलग से एक पद होता है, ठीक है। जबकि जो ब्रिटेन है ना वहाँ में मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है वही महान्यायवादी बनता है, ठीक है। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि जो महान्यायवादी है वो ना लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं है, लेकिन वह किसी भी सदस्य में बोल सकता है, ठीक है। बोलने का अधिकार तो उसको है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बोल नहीं सकता, बोल सकता है, इसका अधिकार तो है उसको। ना ही वो मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, ठीक है, ये किसी का भी सदस्य नहीं होता है, ये स्वतंत्र पद है, ये एक अलग ही पर्सनैलिटी है, एक अलग ही पोजीशन है महान्यायवादी। ये ना मंत्रिपरिषद से आते हैं, ना लोकसभा से आते हैं, ना राज्यसभा से आते हैं, ये इनमें से नहीं आते हैं, ये एक अलग ही है, अकेले हैं ये, ठीक है। महान्यायवादी जो विधि के समक्ष जो भी कानून वगैरह बने हैं लागू जो इन्होंने किए हैं राष्ट्रपति जी ने, मंत्रिपरिषद की सलाह, ये जो प्रधानमंत्री हैं उपराष्ट्रपति हैं इन्होंने मिलकर ये जो कार्यपालिका शक्ति बनाई है और इन्होंने जो कानून लागू किए हैं बस उसका अधिकारी है ये, ठीक है, सलाहकार है महान्यायवादी, समझ गए आप। और ये किसी सदन में बोल सकते हैं लेकिन वहाँ पर मत नहीं दे सकते, ठीक है। सदन में इनको बोलने का अधिकार तो ज़रूर है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है, मत वगैरह देते हैं ना वो नहीं दे सकते ये, क्योंकि मत देने का अधिकार संसद में किसको है, जो सदन के मेंबर्स हैं, लोकसभा राज्यसभा में जो मेंबर हैं सिर्फ वही मत दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि महान्यायवादी किसी के मेंबर ही नहीं है तो वो मत दे ही नहीं सकते, ठीक है। अलग ही पर्सनैलिटी है उनकी, एक अलग ही जगह है। अब देखिए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, विधि अधिकारी कौन है प्रथम, वो है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। देखिए 2013 में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। भारत के अटॉर्नी जनरल जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और यही डिसाइड करते हैं कि इनको कितने समय तक पद पे बनाए रखना है, ठीक है, और साथ ही साथ ये डिसाइड करते हैं कि इनको क्या सैलरी देनी है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देगा, तो वो है ये अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है, तो वही है, ठीक है, कौन है, बार बार नाम आ रहा है, इनको ध्यान रखिएगा,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया लिख के रखा है, ये नहीं होते हैं, ये होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके अंडर में है ये, ठीक है, सॉलिटर जनरल ऑफ इंडिया इनके अटॉर्नी जनरल के अंडर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, ठीक है, संसद का मेंबर नहीं है लेकिन वहाँ बोल सकता है, तो वो है भारत का अटॉर्नी जनरल। क्यों? क्योंकि ये कानूनी सलाहकार है ना, कानूनी सलाहकार है किसका? भारत सरकार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? कौन ले सकता है? तो वो यही है महान्यायवादी, ठीक है। संसद के मेंबर तो नहीं है लेकिन कार्यवाही वहाँ पर होगी तो उसके सदस्य ना होते हुए भी वो भाग जरूर ले सकते हैं महान्यायवादी, लेकिन वहाँ पर ये मत नहीं दे सकते, बस पार्टिसिपेट कर सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? तो वो है अटॉर्नी जनरल, ठीक है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो लेंगे लेकिन वह मतदान नहीं करेंगे, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के बीच लिया गया है ना, तो आंसर यही है, भारत के अटॉर्नी जनरल ये वो हैं जो संसद के दोनों सदन में बोल भी सकते हैं, उनकी कार्यवाही में वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, संसद की कमेटी में वो कमेटी का सदस्य होने का अधिकार भी रखते हैं, लेकिन वहाँ पर वो वोट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये मेंबर नहीं है, ठीक है। संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है लेकिन ये वहाँ पर वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है जो सदन के वहाँ पर मेंबर हो, है ना, सदन का मेंबर हो, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का मेंबर हो, तभी वो वहाँ पर मत दे सकता है संसद में, वरना मत नहीं दे सकते। नेक्स्ट, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना व्यक्तित्व रख सकता है? जी हाँ, रख सकता है, लेकिन क्या वोट दे सकता है? बिल्कुल नहीं, नहीं दे सकता वोट, ठीक है, समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? किसे हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? वो है भारत का महान्यायवादी। इसे संसद नहीं हटा सकती, लेकिन किस को हटा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी संसद हटा सकती है, लेकिन इस भारत का महान्यायवादी को नहीं हटा सकती, है ना। संसद के पास ये अधिकार नहीं है। हटाएगा कौन? कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? कब तक करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, पर्यंत तक ये करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक पद पे बना रहेगा, राष्ट्रपति ने जब हटाया तब हट जाएगा, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति जी के पास अधिकार है और राष्ट्रपति जी ही इनकी सैलरी डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा नहीं है? मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, वो ये वाला है कि उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। ये कार्य नहीं कर सकते महान्यायवादी, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं समझ लीजिए वापस से। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बस मत नहीं दे सकता वहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ये दो सही पॉइंट है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का जो न्यायाधीश बनना चाहता है उसके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 5 साल तक वो कहीं न्यायाधीश बना हो, किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बना हुआ हो, या फिर 10 साल तक उसने वकालत की हो, वकील बना हो, ठीक है। अगर इतना लंबा एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर एक महान्यायवादी बन सकता है राष्ट्रपति जी के मतलब कहने पर, ठीक है। अब देखिए, इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, कि जो अभी 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं वो बिल्कुल सही है किसी महान्यायवादी बनने की योग्यता को लेकर। नेक्स्ट,
महान्यायवादी को प्रति माह कितना रुपये वेतन मिलता है, कितना मिलता है, तो ये यहाँ पर कुछ वेतन डिसाइड करके रखा है, जैसे 2,50,000, ठीक है, इतना वेतन इनको मिलता है प्रति माह, 2,50,000 के आसपास। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अभी पढ़ा ना मैंने, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। देखिए इसको याद करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी और ये जनरल, ठीक है, आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। अगर आप इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए को ऐसे और ये जनरल को ऐसे, ठीक है। तो देखिए अगर इसे इरेज आप करोगे तो ये आप एक ट्रिक इसे याद करने की कि 76 में कैसे आएगा अटॉर्नी जनरल, तो इसे यहाँ पर आप इरेज करेंगे तो ये बिल्कुल 7 बनेगा, और ये जो जनरल है इसका अगर आप यहाँ से हटा दो तो ये 76 बन रहा है। कैसे बन रहा है 76? तो अनुच्छेद 76 में ही लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल के बारे में, ठीक है। तो ये ए बन गया और ये जनरल का जी बन गया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल को आप थोड़ा सा इरेज करोगे ना तो बिल्कुल कैसा शेप दे रहा है, 76 का दे रहा है ना, 76 लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल आप समझ जाइएगा कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों, आसान है। नेक्स्ट, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? वो है महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी पार्टिसिपेट हो सकते हैं उनकी कार्यवाही में, ठीक है, क्योंकि एक गैर सदस्य हैं, संसद के जो सदन हैं उनके मेंबर नहीं होते हैं महान्यायवादी, न ही मंत्री परिषद के होते हैं, ये एक अलग ही पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ये जो महान्यायवादी हैं ये संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, इनके मेंबर तो नहीं हैं लेकिन भाग ले सकते हैं, मत नहीं दे सकते बस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? किसके पास है? तो वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अटॉर्नी कहीं ऐसा लिख दिया गया है, कहीं तो फिर ऐसा लिख दिया गया है, ठीक है, दोनों ए ही पढ़ते हैं इसे इंग्लिश में। जब ये इंग्लिश में लिखा जाएगा तो ए अल्फ़ाबेट से ही लिखा जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा ये भी वही लिखा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये भी इससे लिखाना स्टार्ट कर देंगे तो वो भी एक ही बात है ना। तो देखिए वही क्वेश्चन बार बार कितनी बार पूछ लिया, देखो आईएएस में पूछा, एसएससी में पूछा, आरआरबी में पूछा, यूपीएससी में पूछा, बहुत बार पूछ लिया ना एक ही क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से सुना होगा तभी तक सारी चीज़ें समझ गए होगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? कौन करता है? तो वह है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति जी जब तक चाहते हैं तब तक ये एक महान्यायवादी के पद पर बना रहता है। नेक्स्ट, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? देखो पूछ लिया 2006 में, रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्वेश्चन था यूपीपीसीएस में 2013 में पूछा था, वापस रिपीट हो गया। तो बताइए कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है, ये विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी। नेक्स्ट, सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? कौन है वो? महान्यायवादी है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, एक और बार रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए रिवीजन कर रहे हैं हम, जैसे संसद है इसके 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, है ना, और एक अंग है वो है राष्ट्रपति जी। अंग में तीनों है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी, ठीक है, अंग कहलाते हैं राष्ट्रपति जी संसद के। तो बच्चों जो राष्ट्रपति जी हैं उनको सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री भी है और महान्यायवादी भी है। जो महान्यायवादी है ये विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है, कानूनी विषयों पर ये परामर्श देते हैं, ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। और जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो राष्ट्रपति जी के पास जितने भी पावर्स हैं उनका प्रयोग करवाते हैं उनको, उनकी सलाह मशवरा के द्वारा, ठीक है। मंत्रिपरिषद जो सलाह देते हैं उसी के आधार पर राष्ट्रपति जी अपनी पावर का प्रयोग कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। अगर करते हैं ज़बरदस्ती तो 61 अनुच्छेद कहता है महाभियोग लग जाएगा राष्ट्रपति जी पर, और इस संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, इसलिए महाभियोग लगेगा और राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों सलाह देने का कार्य ही कर रहे हैं, क्योंकि जो महान्यायवादी है ये कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं, ठीक है, भारत सरकार को देते हैं, पूरी भारत सरकार को देते हैं। और इनके समक्ष एक और बहुत अच्छा पॉइंट है कि उसे भारत के समस्त न्यायालयों में, है ना, सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। सरकार का पक्ष रखते हैं ये समस्त न्यायालयों में, ठीक है।
और ये मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं संसद में जो भी कार्य होते हैं, संसद द्वारा जो भी कमेटी बैठी है या फिर जो भी वहाँ कार्यवाही चल रही है उसमें पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं। लेकिन जब मत देने की बात आती है लोकसभा राज्यसभा में तो महान्यायवादी जी के पास पावर नहीं है कि वो यहाँ पर मत दे। महान्यायवादी जी के पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? जो एक मुख्य न्यायाधीश के पास क्वालिफिकेशन होता है वही इंसान को महान्यायवादी बनाया जाता है। और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होती है? 5 साल तक उन्होंने किसी हाईकोर्ट में कार्य किया हो या फिर 10 साल तक वो किसी हाईकोर्ट में वकील के तौर पर कार्य कर चुके हों या फिर किसी भी अदालत में, ठीक है। इतना लंबा मतलब एक्सपीरियंस है उनके पास, तो महान्यायवादी उनको बनाया जा सकता है, ठीक है। और वही क्वालिफिकेशन होते हैं एक मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में। आई होप सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी के सलाहकार हैं ये। देखिए वीडियो बनाने में ना काफ़ी मेहनत लगती है, तो एक रिक्वेस्ट रहती है सारे बच्चों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको लगता है ये सारी चीज़ें आराम से बन जाती है? नहीं ना, मेहनत लगती है इन सब के पीछे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लेकर आते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। एमसीक्यूज़ बनाते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके बाद अपलोड करना होता है, टाइटल टैग्स लगाने होते हैं, बहुत मेहनत लगती है। आपको सिर्फ छोटी सी मेहनत करनी है, सिर्फ एक रेड कलर की बटन है उसमें सब्सक्राइब लिखा है, उसको प्रेस करना है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दी जाती है। थैंक यू।